Hello and welcome my YouTube channel Eklavya GS World. Think different and go ahead. Good morning, very good morning. Today I am going to lecture on the topic RBI and its monetary policy. मतलब RBI और इसकी क्या मौद्रिक नीति है, इसके बारे में हम आज लेक्चर करेंगे और चर्चा करेंगे। बहुत ही डिटेल लेक्चर है और ये आपको जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा इस लेक्चर के द्वारा। तो हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आरबीआई है उसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब भारतीय रिजर्व बैंक। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, शॉर्ट में आरबीआई बोलते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी, जो फाउंडेशन हुई थी, स्थापना, वो आपको 1 अप्रैल 1945 को, मतलब 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसे भारत का केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक भी बोला जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। साथ ही साथ इसे आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। साथ ही भारत सरकार का बैंक भी कहा जाता है, भारत सरकार का बैंक भी कहा जाता है। तो जो देश का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, वो क्या है? रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसका कंसेप्ट कहाँ से आया। तो भारत पर जब अंग्रेज़ों ने 200 वर्षों तक शासन किया तो उन्होंने क्या किया? भारत को खोखला कर दिया। भारत की जो भी संसाधन थे उसको यूरोप ले जा कर के, चाहे वो क्रूड माल को लेकर के, क्योंकि उसके पास मशीन था, है ना, हो रहा ना, उसके पास मशीन था, आधुनिक मशीन था, क्योंकि वो लोग हमारे यहाँ से जो साइंटिफिकली ज़्यादा डेवलप थे, है ना। तो काफ़ी शोषण किया और आर्थिक रूप से खोखला कर दिया। तो आर्थिक रूप से जब खोखला कर दिया तो उस समय जो हमारे देश के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं, जो मालूम है संविधान में प्रारूप समिति, जिसको हम लोग मसविदा समिति भी बोलते हैं और इंग्लिश में ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं। प्रारूप समिति को ही क्या बोलते हैं? मसविदा समिति, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट कमेटी। उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और हम बोला भी जाता है कि संविधान का निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। हालांकि उसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान समिति, संशक्ति समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? पटेल थे। संचालन समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा जो योगदान कहा जाता है वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो जब खोखला बना दिया, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई, तब उस समय में, ये आज़ादी से पहले की बात है, जब भारत आज़ाद होने ही वाला था, मतलब अब लग रहा था कि अंग्रेज़ यहाँ से चला जाएगा। और उसमें बहुत सारे बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी, बहुत महापुरुष, नरम दल हो या गरम दल, सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा और अंततः अंग्रेज़ को यहाँ से जाना पड़ा। तो ये जो कंसेप्ट आया, ये कंसेप्ट सबसे पहले आया डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, उनकी बुक से। और वो उस बुक का क्या नाम था? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, यही बुक का नाम था, याद रखना है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये किसकी बुक है? ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बुक है। ये इनकम्प्लीट है, इसको हम पूरा करते हैं। तो जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो बुक थी, पूरा नाम इसका था, बुक का जो नाम था, ये इकोनॉमी पे लिखा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर लिखा गया था।
इसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी। प्रॉब्लम मतलब समस्या होता है, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी। इट्स origin एंड इट्स सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ, सॉल्यूशन मतलब समाधान, ओरिजिन मतलब मूल, और प्रॉब्लम मतलब समस्या, रुपया मतलब जानते हैं मुद्रा। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो बुक थी रुपया की समस्या, और रुपया की समस्या के मूल में क्या है और इसका क्या समाधान है, इसी बुक पर रिसर्च करने के लिए बोल सकते हैं, है ना, या इस पर समीक्षा करने के लिए या अवलोकन करने के लिए एक कमेटी आई थी जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन, है ना। हिल्टन यंग कमेटी भी बोल सकते हैं, हिल्टन यंग कमेटी, जिसको रॉयल यंग कमेटी भी बोला, जिसको क्या बोला जाता है, रॉयल यंग कमेटी। तो इसी पर, है ना, इसी पर अवलोकन करने के लिए, ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं करने के लिए, है ना, उस पर जांच करने के लिए या उसकी समीक्षा करने के लिए एक कमीशन आई थी। कहाँ से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड से। ब्रिटेन से 1926 में 1926 में एक कमीशन भारत आई थी, एक कमीशन, आयोग बोल सकते हैं, एक कमीशन भारत आई थी, भारत आई थी, एक कमीशन भारत आई थी जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। क्या नाम था? हिल्टन यंग कमीशन। क्या नाम था? हिल्टन यंग कमीशन, या बोलेंगे हिल्टन यंग आयोग। कमीशन मतलब क्या होता है? आयोग। और इसका दूसरा नाम था रॉयल यंग कमीशन। क्या नाम था? पूछा जाता है ना एग्जाम, रॉयल यंग कमीशन। और इस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो जो जिसको अभी तक मानते आए हैं कि बोरिंग सब्जेक्ट है वो बोरिंग नहीं लेगा, समझ समझ के पढ़ेंगे कहाँ से कंसेप्ट आया, है ना। तो हम यहाँ से पढ़ देते हैं कि द आरबीआई वाज कंसेप्चुअलाइज। सबसे पहले तो बता दें कि कॉन्सेप्ट से ही कंसेप्चुअलाइज बना है। तो कंसेप्ट मतलब हम लोग उसको बोलते हैं हिंदी में अवधारणा। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का, जैसे बोलेंगे इसका कंसेप्ट मतलब उसका मूल में क्या है, उसका मूल तत्व क्या है। जैसे बोलते हैं ना साइंस का कंसेप्ट या इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट, है ना, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या कंसेप्ट है। इसका मतलब यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मूल में क्या है, उसका मूल तत्व क्या है ना। तो यहाँ पर कहता है कि द आरबीआई व कंसेप्चुअलाइज्ड इन अकॉर्डेंस। अकॉर्डेंस मतलब अनुसार होता है, अकॉर्डेंस मतलब अनुसार, विद गाइडलाइंस प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टू द हिल्टन यंग कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। करेंसी मतलब मुद्रा, फाइनेंस मतलब वित्त होता है। बेस्ड ऑन द बुक मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बुक थी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन इट्स सॉल्यूशन। और वो बुक इंडियन इकोनॉमी पर लिखी गई थी। इंडियन इकोनॉमी में इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस पर लिखी गई थी, मतलब भारतीय मुद्रा और वित्त पर लिखी गई थी, है ना। और उसी के कंसेप्ट पर जो हिल्टन यंग कमीशन है ना, या जिसको हम लोग दूसरा नाम रॉयल यंग कमीशन है, जो ब्रिटेन से कब आई थी? 1926 में। कब आई थी? 1926 में। उस पर गाइडलाइन प्रेजेंट किया, है ना, उस पर गाइडलाइन प्रेजेंट किया, या बोल सकते हैं अपने विचार को क्या किया? प्रेजेंट किया, अपने विचार को प्रेजेंट किया। और विचार को प्रेजेंट करने के बाद एक समिति बनाई गई जिसका नाम था केंद्रीय बैंक जांच समिति। क्या नाम था? केंद्रीय बैंक जांच समिति। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद क्या बना यहाँ पे? तो 1926 में जो आई थी, है ना, तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बुक थी इंडियन इकोनॉमी और फाइनेंस पर, बुक का नाम बता दिए, उसी पर जो हिल्टन यंग कमीशन, जिसको हम लोग रॉयल यंग कमीशन भी बोलते हैं, है ना, उसी पर गाइडलाइन प्रेजेंट किया। और 1930 में, कब? 1930 में, 1930 मतलब 1930 ईस्वी में एक केंद्रीय बैंक जांच समिति, केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन किया। केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन किया। क्या किया? गठन किया। केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन किया। इंग्लिश में हम लोग इसको बोल सकते हैं केंद्रीय मतलब सेंट्रल बैंक जांच को इन्वेस्टिगेशन, क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिगेशन। और समिति को कमिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमिटी, कमिटी।
तो 1930 में क्या बना? केंद्रीय बैंक जांच समिति। किसके द्वारा? हिल्टन यंग कमीशन। और किसके कंसेप्ट पर पूछेगा? तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कि किस बुक पे? तो बोलेंगे द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। मतलब रुपया की समस्या है ना, और इसका मूल क्या है और इसका समाधान क्या है। इसका मूल क्या है, इसका समाधान क्या। और फिर वो जो आयोग थी हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल यंग कमीशन, वो क्या बनाई 1930 में? केंद्रीय बैंक जांच समिति। और इसी के सिफारिश पे, इसी के सिफारिश पे, सिफारिश मतलब होता है रिकमेंडेशन। क्या होता है बाबू? रिकमेंडेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन। और इसी के सिफारिश पे आरबीआई एक्ट 1934 आया। आरबीआई एक्ट 1934 आया। इसको हम लोग पूरा में, आरबीआई एक्ट क्या है? 1934। अभी तक अधिनियम है, अभी आरबीआई नहीं बना है। आरबीआई तो का जो स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, अभी तक आरबीआई नहीं है। अभी आरबीआई से पहले की बात हो रही है। और आरबीआई एक्ट मतलब इसको पूरा बोलेंगे रिजर्व बैंक इंडिया, है ना, या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 है। हिंदी में बोलेंगे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 है, या बोलेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आए। 1934 आए, 1934 आए। आरबीआई एक्ट 1934 बोलेंगे, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 बोलेंगे, या भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट को अधिनियम 1934। यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यह है। और इसी के द्वारा क्या बनी? इसी के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई, भारतीय रिजर्व मतलब आरबीआई की स्थापना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाउंडेशन। क्या बोलते हैं स्थापना को? फाउंडेशन 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई। तो ये था मतलब शुरू से लेकर अंत तक। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन है, चाहे अम्बेडकर की बुक हो, या हिल्टन यंग कमीशन हो, या रॉयल यंग कमीशन हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। फिर कैसे 1926 में जो हिल्टन यंग या रॉयल था, उसके द्वारा केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन हुआ। फिर उसके सिफारिश पे, है ना, आरबीआई एक्ट 1934 आया। और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हम लोग देखते हैं हमारे रुपये पे, है ना, सिक्के पे लिखा रहता है ना, आरबीआई लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता, वो आया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो हम लिखे आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक और उसका या इसकी या उस भारतीय रिजर्व बैंक और उसका मौद्रिक नीति, इसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। और अब ये फर्स्ट लेक्चर है, पूरा कंप्लीट करेंगे। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, और उसकी जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक मुद्रा से बना, जिसको हम लोग करेंसी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? करेंसी। और करेंसी 2 तरह से होगा, एक नोट में होगा और एक सिक्के में होगा, है ना। और सिक्के कहाँ पे बनाया जाता है? तो सिक्के जहाँ बनाया जाता है उसको टकसाल बोलते हैं। तो 4 टकसाल है ना, कहाँ पे है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। और जहाँ पे हमारा रुपया छपता है, हम लोग रुपया रखते हैं ना साथ में, तो वो जहाँ छपता है, जहाँ प्रिंट होता है ना, उसको प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं, जो 4 जगह पे है। कहाँ पे है? देवास मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है, और आपको मैसूर कर्नाटक में है, और आपको मैसूर और सालबोनी कोलकाता में है। सालबोनी कहाँ है? कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। ये 4 जगह में है। अच्छा, एक चीज़ हम बता देते हैं कि जो मैसूर मसूरी है, दोनों अलग है। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में,
जो मसूरी है वो उत्तराखंड में, जिसको पहले उत्तरांचल भी बोलते थे, और वो कहाँ है, यूपी से अलग हुआ था, यूपी से अलग होकर के बना था, है ना। और यूपी से अलग होकर कब बना था, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आरबीआई अभी जो वर्तमान में है ना, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई बोलिए, भारतीय रिजर्व बैंक बोलिए, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बात, आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर कौन है, दास जी हैं, शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। और जब बोलेंगे आरबीआई के पहले गवर्नर, आरबीआई के पहले मतलब फर्स्ट गवर्नर, जब 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, उस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, नेम है इंग्लिश, सर ऑसबोर्न स्मिथ। लेकिन जब बोलेंगे कि रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर, तब क्या हो जाएगा, सीडी देशमुख। क्या हो जाएगा, सीडी देशमुख। क्या हो जाएगा, सीडी देशमुख। सी से चिंतामणि होता है, डी से शायद कुछ होता है, सीडी देशमुख याद रखेंगे। तो पहले गवर्नर कौन, ऑसबोर्न स्मिथ जो अंग्रेज थे। और जब बोलेंगे प्रथम भारतीय तो सीडी देशमुख। और वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास। वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास वर्तमान में। अब हम लोग शुरू है स्टार्ट। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बारे में, ऑनरशिप के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, ऑनरशिप के बारे में। तो ऑनरशिप ऑन आरबीआई, मतलब आरबीआई का जो ऑनरशिप है, जो मालिक हम लोग बोल सकते हैं ऑनरशिप, वो कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब वित्त मंत्रालय भारत सरकार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार। मतलब जो ऑनरशिप होता है आरबीआई पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे, वो किसका होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। और एक होता है आपको फिस्कल पॉलिसी। एक क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी। एक होता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं राजकोषीय नीति। क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति। क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति, सुने होंगे ना। और इसको हम लोग बोलते हैं मौद्रिक नीति। क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति। तो याद रखना है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति, वो कौन जारी करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। जो मौद्रिक नीति जारी करती है कौन करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या कार्य करती है, तो वो साख नियंत्रण का कार्य करती है। क्या करती है, साख मतलब क्रेडिट, साख नियंत्रण का कार्य करती है, साख नियंत्रण का कार्य करती है। तो हम ये बोल रहे हैं जो मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई जारी करती है, और उसका कार्य क्या है, साख नियंत्रण का कार्य करना। साख नियंत्रण को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल। क्या बोलते हैं, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है आगे हम लेक्चर में बताएंगे। अभी सिर्फ इतना ही समझना है कि आप लोग सुने होंगे मोबाइल में मैसेज आता है क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट मतलब जमा होता है, और डेबिट मतलब होता है जब पैसा निकलता, पैसा जब निकलता है। क्रेडिट मतलब जमा होता है, और डेबिट में क्या होता है, पैसा जब हमसे बाहर जाता है, अकाउंट के द्वारा जाता है ना, या विड्रॉल के द्वारा जाता है, उसको हम लोग डेबिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं। तो आरबीआई का काम क्या है, साख नियंत्रण। क्या ना काम है, साख नियंत्रण का काम है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल। और क्रेडिट कंट्रोल कैसे करती है, तो अप्रत्यक्ष रूप से करती है। अप्रत्यक्ष क्यों बोले, क्योंकि जो व्यावसायिक बैंक है, कमर्शियल बैंक, जैसे पीएनबी है, ये सब क्या है, कमर्शियल बैंक है, एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा जो साख नियंत्रण होता है वो करती है। और एक होता है साख सृजन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, वो व्यावसायिक बैंक करती है ना। वो कौन करती है, व्यावसायिक बैंक, जिसको हम लोग कमर्शियल बैंक करते हैं। आगे इसके बारे में बात करेंगे, है ना, इसके बारे में आगे नेक्स्ट बात करेंगे। अभी हम आगे बताने के लिए जा रहे हैं कि
एक वर्ड है निर्गमन। क्या होता है एक वर्ड? निर्गमन। इसको बोलते हैं हम लोग इशूइंग। क्या बोलते हैं? इशूइंग, है ना, इशूइंग। इसका मतलब होता है जारी करना। क्या होता है इसका मतलब? जारी करना। तो आरबीआई क्या करती है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है मुद्रा का निर्गमन करती है। मुद्रा का मतलब जारी करती है। मुद्रा का क्या करती है? निर्गमन करती है। मुद्रा का निर्गमन करती है। किसको छोड़ के? सिर्फ 1 रुपये के नोट, 1 रुपये के नोट, सिक्का नहीं बोल रहे हैं, नोट बोल रहे हैं, 1 रुपये के नोट तथा छोटे सिक्के को छोड़ के, छोटे सिक्के को छोड़ के, छोटे सिक्के को छोड़कर, छोटे सिक्के को छोड़कर। इसका मतलब ये है जितने भी नोट है ना, जितने भी नोट है, 5 रुपया का, 10 रुपया का, 20 रुपया, 200, 2000 जो भी हो, सब का क्या करती है आरबीआई? निर्गमन करती है, मतलब जारी करती है। इशूइंग होता है निर्गमन, मतलब इशू या जारी। किसको छोड़ के? 1 रुपया का नोट को छोड़ करके, और किसको छोड़ करके? छोटे सिक्कों को छोड़ के, छोटे सिक्कों को छोड़ करके। तो अब बोलेंगे जो 1 रुपया का नोट है वो कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री, रुपया पैसा का जो मंत्रालय वो कौन है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय भारत सरकार। वित्त मंत्रालय भारत सरकार। वित्त मंत्रालय भारत सरकार क्या करती है? जारी करती है। और वो क्यों करती है ऐसा? तो भारत सरकार अपने घाटे, भारत सरकार अपने घाटे को, है ना, यहाँ हम बता दिए कि जो आरबीआई है मुद्रा का क्या करती है? निर्गमन करती है, इशूइंग का जारी करती है। किसको छोड़ के? 1 रुपया के नोट और छोटे सिक्कों को छोड़कर। तो 1 रुपया के नोट को कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय भारत सरकार। क्यों? भारत सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए, घाटे को पूरा करने के लिए, घाटे को पूरा करने के लिए, घाटे को पूरा करने के लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने घाटे को पूरा करने के लिए। और ये जो आरबीआई जो है ना, अब इसके बारे में देखें। जो आरबीआई जो मुद्रा का निर्गमन करती है, मुद्रा का क्या करती है? निर्गमन करती है। नोटों का, है ना, सभी नोटों का निर्गमन करती है। नोट भी लिख सकते हैं, मुद्रा है क्या लिख सकते हैं? नोट, है ना, सिर्फ 1 रुपया और सिक्के छोड़कर, है ना। जो मुद्रा का निर्गमन करती है ना, यहाँ छोड़ा था आरबीआई, है ना, आरबीआई नोटों को जारी करती है, निर्गमन करती है नोटों को या मुद्रा को, है ना, मुद्रा को जारी करती है कैसे? तो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के आधार पर, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के आधार पर, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के आधार पर पूछा जाता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है नोट का निर्गमन या मुद्रा का निर्गमन या इशूइंग या जारी करती किसके आधार पर? तो बेसिस जो है, जो बेस है या बेसिस जो है वो क्या है? न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमम, क्या बोलते हैं? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या बोलते हैं बाबू? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अनुसार क्या करती है? मुद्रा जारी करती है। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब पूछेगा क्या आधार है तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसको बोलते हैं न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। अभी वर्तमान में जो भारतीय रिजर्व बैंक की जो रिजर्व मतलब करेंसी हम लोग बोल सकते हैं, या उसका जो आधार है, मतलब कितना उसके पास पैसा है ना, जो आरबीआई के पास रखा हुआ है, तो इसका जो अनुमान लगाया गया वो कितना है? 620 बिलियन डॉलर, 620 बिलियन डॉलर का, 620 बिलियन डॉलर का इतना जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास क्या है? मतलब जो रिजर्व है, क्या है? रिजर्व है। वर्तमान का बता रहे हैं 620 बिलियन डॉलर, 620 बिलियन डॉलर। अब हम इसमें ये अभी जो वर्तमान में $1 की कीमत है, $1 की
कीमत है वो आपको है 75.33 रुपीज़। और आपको मालूम है कि 1 बिलियन जो होता है, 1 बिलियन वो होता है आपको 10⁶। एक ट्रिलियन होता है, सॉरी गलत लिख दिया, 10⁹ होगा, वो होता है 10⁻12। और 1 मिलियन होता है 10⁶। तो 10⁶ हो जाएगा 10 लाख। क्या हो जाएगा? 10 लाख। 1 बिलियन हो जाएगा 1 अरब, 1 अरब। और 1 ट्रिलियन हो जाएगा 10 खरब। क्या हो जाएगा? 10 खरब। और ये जो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन है ये आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, नंबरिंग सिस्टम, इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम मतलब अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है। और ये जो हम लोग लाख, करोड़, अरब बोलते हैं ये इंडियन नंबरिंग सिस्टम है, मतलब भारतीय संख्या पद्धति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो बिलियन है, बिलियन कितना हो गया? 1 अरब। तो इसको किससे गुना करेंगे? 1 अरब। तो 620 गुना 1 अरब मतलब 10⁹ से गुना करेंगे। और $1 बराबर हो गया 75.33 रुपया। मतलब इतना रुपया रिजर्व है। इतना रुपया क्या है? रिजर्व है। इतना रुपया, इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो बहुत बड़ा संख्या होगा, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगा। तो इतना रुपया जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास क्या है? रिजर्व है ना, रिजर्व। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। आगे हम लोग बात करेंगे, जो अभी बताएं कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है नोटों का निर्गमन, मुद्रा का निर्गमन करती है न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के बेसिस पर, मतलब मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पर। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पर जो मुद्रा जारी करती है उसमें आपको बताएं 1 रुपया का नोट और सिक्के को छोड़ के, तो ये जो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली होता है, मिनिमम रिजर्व, वो कितने का होता है? तो 200 करोड़ का। कितने का करोड़ का होता है? 200 करोड़। मतलब मिनिमम इतना रखना पड़ता है। मिनिमम 200 करोड़ लिख देते हैं, रखना पड़ता है। मिनिमम 200 करोड़ रखना पड़ता है। और कैसे रखना पड़ता है? तो इसमें आपको 115 करोड़ जो है, 115 करोड़ सोना के रूप में। सोना मतलब क्या? सो जाना। सोना मतलब गोल्ड। सोना मतलब गोल्ड। और ये जो रेस्ट बच गया, बाकी जो है, बाकी है ना, तो मिनिमम है, तो ज़्यादा भी हो सकता है। तो 200 करोड़ के अनुसार देखेंगे तो 85 करोड़, लेकिन हम मिनिमम बोल रहे हैं। मैक्सिमम भी हो सकता है यहाँ 500 करोड़ भी हो सकता है, तो यहाँ पे बढ़ेगा, है ना। अभी वर्तमान के अनुसार 85 करोड़ है ना। तो बाकी के जो 85 करोड़ है, 85 करोड़ मिनिमम बोल रहे हैं। यदि यहाँ 300 करोड़ हो जाएगा तो यहाँ पे 115 करोड़ सोना, और बाकी यहाँ 115 ही होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। और ये होता है सरकारी और विदेशी प्रतिभूति के रूप में। सरकारी, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आपको, हाँ 85 करोड़ इतना है ना। ठीक है, सरकारी एवं विदेशी प्रतिभूति के रूप में, सरकारी एवं विदेशी प्रतिभूति के रूप में रखना पड़ता। सरकारी एवं विदेशी प्रतिभूति के रूप में रखना पड़ता है, रूप में रखना पड़ता, सरकारी और विदेशी प्रतिभूति के रूप में रखना पड़ता है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़। फॉरेन सिक्योरिटीज़ लिख देते हैं, है ना। कहने मतलब ये है कि जो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली है 200 मिनिमम कम से कम 200 करोड़ रखना पड़ता है, 115 करोड़ सोना, और बाकी के जो है यहाँ यदि बढ़ जाएगा तो यहाँ से बढ़ जाएगा। अभी इस 200 के अनुसार 85 करोड़ है सरकारी एवं विदेशी प्रतिभूति के रूप में। और उसी को हम लोग गवर्नमेंट एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। इसके रूप में क्या करना पड़ता है? रखना पड़ता है। इसके लिए इस तरह से रखना पड़ता है। आगे हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो मुद्रा है ना, जो मुद्रा है, मुद्रा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मनी, है ना, मनी। तो इसका 2 रूप है ना। एक हम लोग बोलेंगे नोट, है ना, जो कागज़ का होता है 1 रुपया का छोड़ के, और एक होता है सिक्के। तो जो नोट जहाँ पे बनता है या छपता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग प्रेस, है ना।
नोट का जो प्रिंटिंग होता है ना, प्रिंटिंग जहाँ पे होता है ना, जहाँ प्रिंट होता है, प्रिंटिंग प्लेस, जहाँ पे प्रिंट होता है। तो जहाँ पे मुद्रा बनता है ना, मुद्रा प्रिंट होता है, वो 4 स्थान है। वो कौन सा स्थान है? 4। कहाँ कहाँ मुद्रा प्रिंट होता है? तो नासिक में होता है ना। या हम लोग बोल देंगे मुद्रा कहाँ कहाँ छपता है? तो नासिक महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में। देवास मध्य प्रदेश में, देवास मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को MP लिख देते हैं। उसके बाद आपको तीसरा जगह आपको है मैसूर में। कहाँ पे है? मैसूर, मैसूर कर्नाटक में है। मसूरी उत्तराखंड में है ना, उसको नहीं लिखना है। और चौथा जो है सालबोनी, चौथा कौन सा जगह है? सालबोनी, जो कलकत्ता में है। अभी उसको क्या बोलते हैं? कोलकाता। क्या बोलते हैं? कोलकाता। ये 4 जगह पे नोट क्या होता है? छपता। और सिक्के जहाँ बनते हैं उसको बोलते हैं टकसाल। क्या बोलते हैं? टकसाल। सिक्का जहाँ बनता है उसको क्या बोलते हैं? टकसाल। और ये भी 4 जगह है। ये भी कितने जगह है? 4 जगह है। कितने जगह है बाबू? 4 जगह। पहला जगह जो है वो मुंबई है। मुंबई में नोट नहीं छपता, लेकिन सिक्का वहाँ पे बनता है। दूसरा हम लोग बोलेंगे कलकत्ता है, जिसको अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं? कोलकाता। तीसरा जो आपको है हैदराबाद, यहाँ भी सिक्का बनता है, वहाँ भी टकसाल है। और फोर्थ जो प्लेस है जहाँ पे सिक्का बनता है वो है आपको नोएडा। वो कौन सा है? नोएडा यूपी में है ना, दिल्ली NCR के अंतर्गत है। तो ये इस प्रकार से है। तो नोट कहाँ छपता है? 4 जगह, नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक, सालबनी कोलकाता। और सिक्का जहाँ बनता है उसको टकसाल बोलते हैं। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, हैदराबाद आपको वर्तमान में तेलंगाना में है। और ये हैदराबाद जो है अभी आंध्र प्रदेश की भी राजधानी है। 10 वर्ष जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था तो उसमें बोल दिया गया कि 10 साल तक हैदराबाद राजधानी रहेगी, है ना। और नोएडा आपको मालूम है यूपी में है। तो इस जगह पे सिक्का बनता है। इस जगह क्या होता है? सिक्का बनता है। आगे हम लोग इसमें बात करेंगे, आगे हम लोग बात करने के लिए अब आगे हम लोग बात करेंगे इसमें कि जो बैंकों का बैंक है वो कौन है? RBI है। बता दिए शुरू में। जो केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक, वो भी RBI को ही बोला जाता है। भारत सरकार का बैंक भी RBI को ही बोला जाता है। तो जो भारत सरकार का बैंक है या केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक, जो इसको हम RBI बोलते हैं, वो हम लोग बोल सकते हैं कि, और एक और बोला जाता है कि जो RBI को बैंकों का पिता भी बोला जाता है। बैंकों का पिता भी, है ना। और जब बोलेंगे बैंक की माँ, बैंकों की माँ, तो कौन हो जाएगा? यदि सबको ऋण देती है तो पिता हो गया। तो इसको RBI को बैंकों का पिता भी बोलते हैं। और जब बोलेंगे माँ तो बैंक ऑफ इंग्लैंड हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ इंग्लैंड हो जाएगा। अब कहता है कि बैंकों को कहीं ऋण नहीं मिलता। ऋण मतलब कर्ज, है ना। ऋण को हम लोग कर्ज बोलते हैं, इंग्लिश में लोन भी बोलते हैं, LOAN लोन भी बोलते हैं ना हम लोग। जो